सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, उस्ताद जिनको हम रूहानी वालिद भी कहते हैं, रूहानी वालिदीन होते हैं, हमारे जितने भी असातिज़ा होते हैं, ये मुआशरे का अहम सुतून होते हैं। उस्ताद मुआशरे का वो किरदार होता है जिसको फरामोश कर दिया जाए तो मुआशरा स्टेबल नहीं रह सकता। असातिज़ा की इज़्ज़त और अहमियत का दर्स हमें हमारा प्यारा दीन इस्लाम भी देता है, बल्कि दीगर मज़ाहिब की अगर बात करें तो वहाँ पे भी उस्ताद की जो इज़्ज़त है उसको फ़र्ज़ समझा जाता है। ऐसा ही है, उस्ताद की जो इज़्ज़त है इस पर मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर करना चाहूँगी। बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है, आप बड़ा ज़रा गौर से सुनिएगा, सीखने को मिलेगा। काफ़ी अरसे पहले की बात है कि एक बादशाह जिसकी बादशाहत का डंका सारे आलम में बज रहा था, अपने उस्ताद के साथ उस बादशाह को सफ़र करने का मौका मिला। अब वो सफ़र करने के लिए जब निकला अपने उस्ताद के साथ बादशाह, तो रास्ते में एक नदी आ गई। उस्ताद ने आगे बढ़कर नदी को पार करना चाहा, लेकिन बादशाह ने उस्ताद मोहतरम से कहा कि उस्ताद मोहतरम, नदी को पहले मैं पार करूँगा। अब उस्ताद को बुरा महसूस हुआ कि शागिर्द अगर बादशाह है तो क्या हुआ, मैं तो उस्ताद हूँ, इसका तकरीम और फजीलत में मुझे एक मुकाम हासिल है, इसलिए नदी को पहले पार करना मेरा हक है, मैं उस्ताद हूँ। बादशाह ने उनकी बात सुनी और कहा कि उस्ताद मोहतरम, आपकी बात सर आंखों पर, बेशक आपका मुकाम, आपकी इज़्ज़त मुझसे ज़्यादा है, क्योंकि आप ही मेरे उस्ताद हैं और आज मैं जो हूँ आपकी वजह से हूँ। और पहले नदी पार करने में मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अगर आपने नदी पहले पार की और इसके नतीजे में आपकी जान चली गई तो पूरे आलम का नुकसान होगा। इसलिए मैंने सोचा कि पहले नदी मैं पार करूं ताकि पानी की गहराई का मुझे अंदाज़ा हो सके, क्योंकि मेरे नदी अपूर करने से जब मैं नदी पार करूंगा पहले, तो इसके नतीजे में अगर मेरी जान भी चलेगी तो सिर्फ एक शहंशाह की जान जाएगी। आप जिंदा रहे तो मुझ जैसे कितने ही बादशाह बना सकते हैं। क्या बात। अब सुनिए ज़रा, कौन थे बादशाह, कौन थे उस्ताद? ये बादशाह सिकंदर और उस्ताद अरस्तू थे। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे इंसानियत के उस्ताद हैं, ऐसा ही है, मौलम इंसानियत। और हज़रत अली का कौल है, जिसने मुझे एक सबक भी पढ़ाया वो मेरा उस्ताद है। यानी हज़रत अली जैसा आला मुरतबे का इंसान, आला दर्जा इंसान, जो खलीफा वक्त होने के साथ साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी थे। आपने उस्ताद की अहमियत के मुतालिक फरमाकर उस्ताद की अहमियत को मैं कहती हूँ अमर कर दिया। शायर मशरक़ की अगर हम बात कर लें, डॉक्टर अल्लामा इकबाल, उनकी खिदमत में बरतानवी हुकूमत ने सर का खिताब पेश किया था, सर। मगर आपको पता है कि अल्लामा इकबाल ने यह कहकर खिताब लेने से इनकार कर दिया कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें मेरे उस्ताद का बहुत अहम किरदार है, इसलिए पहले मेरे उस्ताद को ही खिताब दिया जाए, फिर मुझे दिया जाए। और वक्त के बहुत बड़े खलीफा हारून रशीद के बेटे मामून रशीद और अमीन रशीद थे। आपको उनकी भी एक बात बताती हूँ कि एक बार क्या हुआ कि जी वो दोनों एक बार उस्ताद इमाम नसाई की मजलिस से उठे तो दोनों उस्ताद को जूते पकड़ाने के लिए लपके। अब दोनों में इस बात पर झगड़ा हो गया कि उस्ताद को उनका जूता कौन देगा। उस्ताद की इज्जत करने वाले लाइक बच्चों ने फैसला किया कि दोनों एक एक जूता, यानी एक जूता वो और एक जूता वो, अपने उस्ताद को पकड़ाएंगे। जब खलीफा वक्त को मालूम हुआ तो उसने इमाम नसाई को बुलाया और नहायत इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ पूछा कि आप बताइए इस मुमलकत में ज़्यादा इज़्ज़त वाला कौन है? तो उन्होंने फरमाया कि बेशक ज़्यादा इज़्ज़त के हकदार खलीफा वक्त हैं। जवाब में हारून रशीद ने कहा कि सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला तो वो है जिसके जूते उठाने के लिए खलीफा के बेटों में झगड़ा होने लगा। खलीफा हारून रशीद ने कहा कि इमाम साहब, बेशक आप ही ज़्यादा इज़्ज़त के हकदार हैं। उस्ताद की इज़्ज़त करने से मेरे बच्चों की इज़्ज़त कम नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। और एक तारीखी फ़िक्रा कहा कि कोई शख्स
कितना ही बड़ा मुकाम हासिल कर ले, कितना बड़ा मर्तबा हासिल कर ले, बड़ा आलिम बन जाए दुनिया की नज़र में, मोतबर हो जाए, वो कभी भी अपने वालिदैन, उस्ताद और काजी के सामने सर नहीं उठा सकता। तो नाजरीन, उस्ताद की अहमियत और इज़्ज़त के ऐसे लातादाद वाक़यात और भी हैं जिनसे तारीख भरी पड़ी है। ये उस्ताद ही है जो लोहे को कुंदन बनाता है, पत्थर को तराश कर हीरा बनाता है। और अगर हम इस उस्ताद के साथ ऐसा करें तो क्या ये किसी भी लिहाज से जायज़ है? ज़रा देखिएगा। देखा आपने, या आपके तासुरात भी वही होंगे जो मेरे हैं। ये भी एक उस्ताद है जिसके ज़ेरे साया कई तालिब इल्म परवान चढ़ते हैं, कई तलबा। ये भी एक उस्ताद है जो जहालत के अंधेरों को इल्म की शम्मा से दूर करने की कोशिश करता है। ये मार खाता हुआ इंसान भी एक उस्ताद है जो आप देख सकते हैं, साथ विजुअल्स में रज़ा ने चलाया, देखें। और इसको मारने वाला कोई और नहीं है, अफसोस के साथ कहूँगी, इसके अपने तालिब इल्म है। ये जिसे पीटा जा रहा है ये उस्ताद है, वो उस्ताद जिसकी इज्जत सिकंदर ने की, वो उस्ताद जिसकी फजीलत मौला अली ने बयान की, वो उस्ताद जिसको बरतानिया ने सर का खिताब देना चाहा, लेकिन उसने ये कहकर मना कर दिया कि अगर मुझे सर का खिताब देना है तो पहले मेरे उस्ताद को दो। ये वही उस्ताद है जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। मैं पूछती हूँ क्यों? मुल्तान सिटी कॉलेज में जुलाई का महीना था, एक फंक्शन हुआ जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शरीक थे। हुआ ये कि लड़कों और लड़कियों के दरमियान एक बाड़ बनाई हुई थी। कुछ स्टूडेंट्स जो किसी और कॉलेज के थे वो इस फंक्शन में आए और वो बाड़ क्रॉस करके फलांग कर लड़कियों की तरफ आ गए। ये उस्ताद गए और इन्होंने उन लड़कों को वहाँ से निकाल दिया, और एक उस्ताद को करना भी यही चाहिए था। अब ये मामला था जुलाई का। पहली नवंबर को ये अपने घर जा रहे थे कि अचानक उन्हीं स्टूडेंट्स ने इस उस्ताद को मारना पीटना शुरू कर दिया और मुसलसल मारते रहे, जैसा कि आप देख भी सकते हैं विजुअल्स में। ये उस्ताद फरियाद करता रहा, आप सुन भी रहे थे, लेकिन स्टूडेंट्स ने एक ना सुना और उसको मारते रहे बेदर्दी के साथ। यकीन जाने, मुझे ये देखकर शर्मिंदगी, शायद एक छोटा लफ्ज़ होगा, शर्मिंदगी हुई कि जिस उस्ताद की फजीलत हमारा दीन बताए, उस्ताद की इज्जत मगरिब करे, जिस उस्ताद को सर पर दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले भी बिठाते हैं, इज्जत देते हैं, और उसी उस्ताद के साथ कुछ तलबा ये सलूक करें। ये जो लड़के तशद्दुद कर रहे हैं ये उस शख्स पर नहीं कर रहे जो कितने ही बच्चों के मुस्तकबिल संवारता है, बल्कि ये अपने मुस्तकबिल पर तशद्दुद कर रहे हैं। ये जाहिल है, ये अपने मुस्तकबिल पर तशद्दुद कर रहे हैं, ये अपनी आने वाली ज़िंदगी को तारीक कर रहे हैं। मेरी बात को याद रखिएगा, कोई मुस्तकबिल नहीं है इन बच्चों का जिन्होंने उस्ताद के साथ सड़कों पर, चौकों पर, चौराहों पर यह किया। जिस मुआशरे में उस्ताद की इज्जत इस तरह की जाए, वहां लोग क्या तवक्को करेंगे कि उनके हुक्मरान कैसे होंगे? जैसे आप होंगे वैसे आपके हुक्मरान होंगे। मुस्तकबिल क्या होगा आपका जहां उस्ताद के साथ इस तरह करेंगे? इज्जत सबकी होती है, इज्जत सबकी करनी चाहिए, चाहे वो कोई उस्ताद हो या कोई बीमार हो या मुखालिफ हो। लेकिन हम ये शिकवा किस से करें? या तो हर दूसरा शख्स इसी बात का शिकवा कर रहा है। अयाज सादिक साहब का क्लिप चलाइएगा ज़रा रज़ा। अल्लाह ना करे कि कभी शेख रशीद साहब या किसी और के प्लेटलेट काउंट 2000 या 5000 पे आए। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, मगर अल्लाह ताला उनके जहनों में भी कोई खौफ डाल दे कि ये किसी के साथ हो सकता है। बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि इनका भी इलाज कराया जाए और इनको भी ले जाया जाए ये जेल रोड में जो हॉस्पिटल है वहाँ पे इनका भी इलाज कराया जाए, जो कि इतनी छोटी जहनियत रखते हैं। अब सबसे पहला सवाल मेरे और यकीनी तौर पे आपके जहन में भी यही आता है कि ऐसा क्या कहा शेख रशीद साहब ने जिस पर अयाज सादिक साहब ने पहले उनको अल्लाह से डराया और बाद में इलाज का मशवरा दिया? ज़रा चलाइएगा रज़ा, नाजरीन देखें कि शेख साहब ने ऐसा क्या कहा था। आप सारा सोशल मीडिया, सारा मीडिया कह रहा था ये मर गया तो गले लग जाएगा, गले पड़ जाएगा। मैं 6 महीने से कह रहा था दफ़ा करो, जाने दो, सुखी रहो। मीडिया ने सारे मुल्क में ये तासर दिया रहा कि सुबह मरा कि शाम मरा है। लोग पूछ रहे थे कि जनाजा मंगल को होना है या बुध को होना है। इस मुल्क में सोशल मीडिया पे ये बयान चले कि इसका जनाजा मंगल को होना है या बुध को होना है। मैंने कहा ये कफन उठा के देखना लंदन से निकलेगा। अब शेख साहब जो भी कह रहे थे वो बातें हो रही थी, डिस्कशन थी, लेकिन शेख साहब का अंदाज़े बयान मेरे ख्याल से गलत है।
एतराज़ बनता है इस पर, मैं करूँगी एतराज़। ये अंदाज़े बयां सूटेबल नहीं है, बहुत बेहिसी नज़र आई मुझे अल्फाज में। लेकिन इसमें सिर्फ शेख साहब की गलती नहीं है, गलती है इनकी, लेकिन सिर्फ इनकी नहीं है। इसमें गलती खुद मियाँ नवाज शरीफ साहब के अपने लोगों की भी है, उनके डॉक्टर्स की भी है और कुछ मीडिया की भी है। जब तक नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में थे, मीडिया पर सबसे बड़ी खबर ही ये थी कि नवाज शरीफ बीमार हैं, इतने बीमार हैं, उतने बीमार हैं। जब तक नवाज शरीफ पाकिस्तान में थे, उस वक्त पाकिस्तान का कौमी मसला नवाज शरीफ साहब की सेहत थी। नेशनल बीमार होता है, कौमी बीमार इस तरह लग रहा था। मीडिया पर भी यही था, नवाज शरीफ साहब के हमदर्द भी यही फरमाते नहीं थकते। तो बड़े बड़े, बहुत ही बड़े कहूँगी, बहुत ज़्यादा बड़े तज्जियाकार, उनका भी यही रोना था कि नवाज शरीफ बीमार हैं, नवाज शरीफ इतने बीमार हैं, नवाज शरीफ उतने बीमार हो सकते हैं, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। और अगर नवाज शरीफ को कुछ होता है तो जिम्मेदार इमरान खान होगा, जिम्मेदार हुकूमत होगी। ज़रा देखिए, चलाइएगा ज़रा इनके थॉट्स। मियाँ साहब के जो प्लेटलेट काउंट्स हैं वो अभी तक क्रिटिकल हैं। 6000 प्लेटलेट काउंट्स का भी है, अभी टेस्ट होना है उनका। असल जो फैक्चुअल रिपोर्ट्स हैं मियाँ साहब की मेडिकल, वो कोर्ट्स में दी जाएं, उसके ऊपर कोई सियासत ना की जाए। और उसके साथ साथ जो तर्जुमान हैं हुकूमत के, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगी कि ये जो जिस किस्म की घटिया सियासत के ऊपर ये तर्जुमान उतर आए हैं, क्योंकि इस कारकर्दगी तो है नहीं, तो यही एक सियासत का उनको टॉपिक मिला हुआ है। जो उनका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसको होने देंगे, उनकी जिम्मेदारी भी थी और उसमें गफलत बरती गई। जब रिपोर्ट्स आई हैं और रिपोर्ट्स आने के बाद जब पता चला है कि जी इतना ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है, तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर के पास कोई चॉइस नहीं थी। वो कहते हैं टू लिटिल टू लेट। खुदा न खास्ता मियाँ नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ना करे कुछ हुआ बिकॉज ऑफ दिस। देखिए ज़िंदगी मौत उसके हाथ में है, लेकिन दिस इनऑर्डिनेट डिले, दिस इंटेंशनल डिले विद द परवर्टेड मेंटालिटी एंड माइंड सेट, खुदा ना करे कुछ हुआ तो मैं इमरान खान नियाज़ी आपको जिम्मेदार। अब सही कहा मैंने नाज़रीन, क्लिप दिखाने से पहले आपको मेरे अल्फाज याद आ रहे होंगे। ऐसा ही है ना, पूरे मुल्क में एक माहौल बनाया गया कि नवाज शरीफ की बीमारी से बढ़कर कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान का नेशनल जो इशू है ना, सबसे बड़ा वो नेशनल बीमार जिसका नाम नवाज शरीफ। ऐसा ही है, कौमी बीमार, ये कौमी इशू है पाकिस्तान। नवाज शरीफ जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं। सुनते जाएं ज़रा। ये कहते थे नवाज शरीफ को करोड़ों बीमारियां हैं, नवाज शरीफ का इलाज बहुत ज़रूरी है, यहाँ नहीं हो सकता वहीं पर होगा, नवाज शरीफ की हालत बहुत ख़राब है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब जब ऐसा मरीज़ जो पाकिस्तान में तकरीबन वेंटिलेटर पे था, लेकिन पाकिस्तान से जाते वक्त पैरों पर खड़ा होगा, तो बातें तो बनेंगी ना मियाँ साहब और मियाँ साहब के जानिसारों। बेशुमार जो आप कहते हैं, तो बेशुमार जानिसार है। आपसे मैं वो खाते वो गल्ला नहीं बननगियाँ। यहाँ पर एक बंदा ऑलमोस्ट वेंटिलेटर पर और आप कह रहे हैं कि कुछ भी। मैं तो हैरान होती हूँ, आप ये कैसे कह सकते किसी को कुछ भी हो सकता है? बातें तो बनेंगी ना। अब लोग कहेंगे हम तो खुद हैरान हुए थे, परेशान हुए थे कि ये कैसा मरीज है जिसकी जिंदगी को एक वक्त में कई लाख खतरात हैं, और ये लोग कहते नहीं थकते कि कभी भी कुछ हो सकता है और उसका जिम्मेदार ये होगा। ये भी ईमान की कमजोरी कि कभी भी कुछ हो सकता है और जिम्मेदार इमरान खान होगा या कोई भी होगा, ABCD XYZ कोई भी होगा। कैसे? लेकिन अल्लाह की शान, मरीज पूरा पहलवान, मरीज का आधा मरज तो जहाज में जाते ही ठीक हो गए। सब बच्चे जहाज देख के एक्साइटेड होते हैं, वो देखे जहाज जा रहा है तो पता नहीं इतने बड़े ये क्या मैं कहूँ वजीर आजम रह चुके हैं, इतने बड़े बच्चे हैं ये कि जहाज देखते ही कहते हैं कि मैं थोड़ा सा ठीक हो गया जहाज देखने के बाद। और आधा मरज लंदन की सड़कों पर पहुंचकर ठीक हो गया। लंदन जाते लंदन की आबो हवा में पता नहीं ऐसा क्या था कि मरीज ठीक हो गया। अब देखिए जो साइड स्क्रीन पर ये फुटेज चलाएंगे, रजा ज़रा चलाइएगा। ये देखिए वो पाकिस्तान के सबसे बीमार और ये लागिर शख्स की फुटेज आप देख रहे हैं। कि आपको कहीं से देखकर, मैं अपने मखसूस अंदाज में कहती हूँ, दिल पर हाथ रखिए, कहीं से देखकर लग रहा है ये वो नवाज शरीफ है जो ज़िंदगी और मौत के दरमियान है, ज़िंदगी मौत के दरमियान कश्मकश में मुब्तला है। बल्कि इनसे कहीं ज़्यादा बीमार तो इनका डॉक्टर लग रहा है, डॉक्टर अदनान। ज़रा चलाइएगा डॉक्टर अदनान साहब को भी, लोग उनका भी दीदार कर लें, देखिए ज़रा उनको भी, और ज़रा इंसाफ से बताइएगा इस डॉक्टर को देखने के बाद कि आपको नहीं लगता कि नवाज शरीफ से ज़्यादा अगर कोई इलाज का मुस्तहिक है तो वो इनके डॉक्टर अदनान है। शक्ल देखिए, हालत देखिए, तरस आ रहा है, ये वाकई बीमार लग रहे हैं, इनको कई मोज़िम अमराज भी हो सकते हैं। मैं तो नवाज शरीफ साहब से कहूँगी कि नवाज शरीफ साहब का इलाज तो होता रहेगा, और बकौल उनकी बेटी के जो प्रिंसेस हैं मरियम साहिबा, वो कहती कि सालों चलेगा, करवाती रहें आप बीबी इलाज आप लोग, लेकिन इससे पहले अपने डॉक्टर का इलाज करवाएं। वो आपका इलाज कर करके खुद कितना बीमार हो गया कि हालत देखकर भी अफसोस होता है। तंदुरुस्त मरीज है और कमज़ोर सा डॉक्टर, और दूसरी तरफ अयाज सादिक जैसी समझदार शख्सियत क्या फरमा रही, ज़रा खुद देखें, समझने की कोशिश करें, फिर मैं भी समझाती हूँ।
मियाँ साहब के कोई इज़्ज़त नफ्स भी है, उनकी जगह शायद कोई और होता तो शायद वो चल के ना जाता, मगर उन्होंने हिम्मत की, वो जहाज़ के वो जो लिफ्टर है वहाँ तक चल के गए, वो अपने घर से निकल के आए, गाड़ी तक आए, वो सब ने वीडियोस देखी। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनको कभी व्हील चेयर में देखा जाए। अयाज साहब क्या फरमा रहे हैं वो खुद ही जानते हैं। उनके अलावा जिससे अयाज सादिक का ये जिसने सुना ये बयान मुझ समेत यकीनी तौर पे हैरान और परेशान भी है। अब हैरान क्यों है और परेशान भी है? हैरान इसलिए कि एक ऐसा मरीज़ जो मरने के करीब पहुंच चुका है, ऐसा मैं नहीं कहती, कहते मुझे बात सुन के भी अफसोस होता है कि आप कैसे कह सकते हैं मरने के करीब पहुंचे। किसी इंसान को नहीं पता कि कौन कितना मरने के करीब है, हमारी इतनी औकात नहीं है, हमें नहीं पता। अच्छा जी, ऐसा इंसान जो कि ये बकौल इनके के मरने के करीब पहुंच चुका है, उसके पास सोचने का वक्त भी कैसे होगा? उसके पास इतना सोचने समझने की सलाहियत कैसे बाकी बचेगी कि वो ये सोचे कि कोई उसे व्हील चेयर पर ना देखे? बल्कि अगर उस वक्त मियाँ साहब व्हील चेयर पर ही जाते तो शायद इतनी ज़िल्लत ना उठानी पड़ती, इतना क्रिटिसिज्म ना होता मुस्लिम लीग नून पर। कौम और ख़ुद मियाँ साहब के जो वोटर हैं वो ये समझ रहे थे कि एयर एम्बुलेंस में मियाँ साहब लेट कर जाएंगे एक बीमार की तरह, क्योंकि वो बीमार ही इतने शदीद थे बकौल इनके। अब मियाँ साहब की बेटी नून लीग और कुछ मीडिया के मखसूस तबके के मुताबिक मियाँ साहब से बड़ा बीमार ही नहीं था कोई। मियाँ साहब की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक था, मियाँ साहब को किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। अब ऐसा शख्स अपने हाथ पैरों पर चल कर जाए तो कौन हैरान नहीं होगा? और एक बात मैं अयाज सादिक को भी क्लियर कर दूं कि अयाज सादिक साहब फरमा रहे हैं मियाँ साहब ने हिम्मत की और वो चल कर जहाज़ तक गए, ऐसा ही कह रहे थे। अयाज सादिक साहब आपने वीडियोस तो देखी ही नहीं, मियाँ साहब चल कर गए नहीं, मियाँ साहब चल रहे हैं। मियाँ साहब लंदन के मॉल्स में प्लेट्स खरीदने के लिए शायद घूम रहे हैं। मियाँ साहब इलाज करवाने के लिए लंदन की क्लिनिक ऐसे जा रहे हैं जैसे किसी आम आदमी को छींक आ जाए ना, ये हल्का सा बुखार हो जाए मौसम की तब्दीली की वजह से, तो वो खुद चल कर जाता है कि चलो बुखार ही ना हल्का सा। मियाँ साहब ऐसे घूम रहे हैं जैसे एक सेहतमंद आदमी घूमता है। और उम्र के जिस हिस्से में मियाँ साहब हैं उसमें इतनी बीमारियाँ तो लग ही जाती हैं। लेकिन मुझे इस बात पर हैरत है, बल्कि शदीद हैरत है कि बजाय मुस्लिम लीग नून खुश होने के कि उनका कायद लंदन जाते ही तंदुरुस्त हो गया, वो कायद जिसके प्लेटलेट्स 2000 पर आ गए थे, और अगर ज़्यादा वक्त और पाकिस्तान में रहते तो कुछ तज्जियाकार, कुछ बड़े तज्जियाकार नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स 200 तक भी पहुंचा देते, और वो नवाज शरीफ लंदन में बिल्कुल फ्रेश घूम रहे हैं। अयाज सादिक साहब क्यों सच को आप झुठला रहे हैं? ये सच तो आपके हक में है, ये तो आपके फेवर में जाता है कि आपका कायद ठीक हो चुका है। उनकी बीमारियों का इलाज लंदन में नहीं था, बल्कि उनकी बीमारियों का इलाज लंदन था। जो कह रही हूँ कि गौर करें ज़रा इस पर, नवाज शरीफ की बीमारियों का इलाज लंदन में नहीं था, बल्कि नवाज शरीफ की बीमारियों का इलाज लंदन था, लंदन। और देखिए नवाज शरीफ साहब लंदन गए और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तंदुरुस्त और तवाना हो गए। लेकिन जो हिस्टेरिया नून लीग और कुछ और लोगों ने मिलकर क्रिएट किया बाकायदा नवाज शरीफ की बीमारी का, जैसे रोना रोया जाता है और फिर नवाज शरीफ साहब का अचानक तंदुरुस्त हो जाना, फ्रेश हो जाना, इस पर हर आम आदमी शेख रशीद साहब की बात से मुकम्मल इत्तेफाक करेगा। आपका अपना वोटर भी शेख रशीद के अंदाजे बयान का मुखालिफ हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो कहा वो एक एक लफ्ज़ हकीकत ही लगता है। आप सच्चाई से कितना ही मुँह मोड़ लें इसका कोई फ़ायदा, क्योंकि इससे सच नहीं बदलता, वक्त बदल जाता है, सच कभी नहीं बदलता। और दूसरी बात, आप फरमा रहे थे कि शेख रशीद साहब इख्तिलाफ राय करते लेकिन ज़बान ठीक रखते। आपका पूरा का पूरा एतराज़ शेख रशीद साहब के अल्फाज पर था कि उनको मुखालिफ पर तनकीद करते हुए भी अपने जुमलों पर गौर कर लेना चाहिए। मैंने भी कहा कि करना चाहिए यकीनी तौर पर, लेकिन आप सबको करना चाहिए, सिर्फ एक को नहीं। अयाज सादिक साहब शेख रशीद साहब को सिखाते सिखाते ये बात आप अपनी पार्टी वालों को क्यों नहीं सिखाते, खुद क्यों भूल जाते हैं? ज़रा देखें, कराची से लेके इस्लामाबाद तक मार्च होना, लाखों लोगों का पहुंचना, एक पत्ता ना टूटना, ये क्रेडिट आप मौलाना साहब और उनके कारकुनों को ज़रूर दीजिएगा। और इतनी तादाद में, आपको याद है कि इस्लामाबाद में धरनी हुआ करती थी जिसमें से 50, 100 और 150 लोग होते थे। फिर रात को जब नाच गाना होता था तब और लोग आ जाते थे, मगर मौलाना साहब की धरनी नहीं थी, वहाँ लाखों मौलाना साहब को तो जरा साइड पर रखते हैं। ये बताइए कि इमरान खान के धरने में जितने भी लोग थे, तादाद भी छोड़िए, उनके धरने में जितने लोग भी आए वो भी इसी पाकिस्तान के शहरी थे, ऐसा ही है।
इसी पाकिस्तान में रहने वाले थे। ऐसा ही है, पाकिस्तानी थे ना, ऐसा ही है ना, पाकिस्तान के जवान थे, बूढ़े थे, माएँ थी, बहनें थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ऐसा तो नहीं था कि इमरान खान साहब के धरने में इसराइल से लोग आए हों। इस बात का यकीन तो है ना अयाज सादिक साहब कि इमरान खान के धरने में इसी मुल्क का जवान शरीक था, इसी मुल्क का बूढ़ा शरीक था, इसी मुल्क की माएँ, बहनें, बेटियां शरीक थी। फिर उन माओं और बेटियों के लिए, उन पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी माओ बेटियों के लिए, बहनों के लिए जो इमरान खान से मोहब्बत और आपसे नजरियाती इख्तिलाफ रखते हैं, उनके लिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल आपने कैसे कर लिया? मैं आपसे पूछती हूँ आज उन तमाम माओ, बहनों, बेटियों के बिहाफ पे डॉक्टर फिजा अकबर खान आपसे पूछती है कि कैसे आप इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं अपनी माओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए? ऐसे अल्फाज बोलेंगे आप अयाज सादिक साहब? सुबह धरना होता था और रात को नाच गाने होते थे, क्या ये अल्फाज जायज है अयाज सादिक साहब? क्या किसी भी पाकिस्तानी के लिए, किसी जवान के लिए, किसी की माँ के लिए, किसी की बहन के लिए, किसी की बेटी के लिए ये अल्फाज जायज है? मैं नाज़रीन से पूछती हूँ, दिल पे हाथ रखिए, बताइए जायज अल्फाज है उनके मुंह से निकल रहे हैं? कौन सा नाच गाना होता था? और ये इल्ज़ाम आपके कायद, आपके इत्तेहादी और आपके साथ उठने बैठने वाले भी लगाते रहे कि इमरान खान के धरने में नाच गाने होते थे। आप शेख रशीद के जुमलों को की बाकायदा यहाँ मजम्मत कर रहे थे, लेकिन ये अल्लाह अल्लाह कर आप लोगों को अपोजिशन में जाके क्यों याद आता है? मैं आप सबसे पूछती हूँ, तमाम पार्टियों से पूछती हूँ, किसी एक से नहीं। ये खुदा से जो कुर्बत है, करीब हो जाते हैं, अखलाकियात की मेराज, ज़मीर की जो मुलामत है, सिराते मुस्तकीम, आप सबको अपोजिशन में ही जाकर क्यों याद आती है? और सिर्फ अपने लिए क्यों? आपके कायद को शेख रशीद ने कुछ कह दिया तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका शिकवा करते नजर आए। दूसरों की माओं, बहनों, बेटियों के बारे में जब आपके अपने इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते रहे, तब कहाँ थे आप अयाज सादिक साहब? जरा चलाइएगा क्लिप। और कल जो खवातीन मौजूद थी उनके ठुमके ये बता रहे थे कि वो कहाँ से आई हैं। और कल के जलसे में पहले तो इन्होंने एक रात पहले कोई लाखों रुपए की जो है वो इन्होंने आतिशबाजी चलाई, और उसके बाद फिर किराए के जो है वो डांस करने वाले और वालियाँ जो हैं वो वहाँ पे वो है उन्होंने तमाशा लगाया कि लोगों को जो है वो अट्रैक्ट कर सके। सुन ली शख्स की आपने, जितने भी ये लेक्चर दे रहे थे, ये अल्फाज आपने सुने? सुनने के बाद आप कानों को इसी तरह हाथ लगा रहे होंगे। काश उस वक्त भी अयाज सादिक साहब आप आगे आते और फरमाते कि इस आदमी की या इस तरह के जितने भी लोग हैं, इनकी इस किस्म की इखलाक से गिरी हुई बातें इसी पाकिस्तान में रहने वालों के खिलाफ, इसी पाकिस्तान के इस सूबे का वजीर कर रहा था। काश आप आगे तो रोकते इसकी जुबान को, बंद करते कि क्या कह रहे हो आप, आगे बढ़कर कहते हैं याद साहब कि ये गलत है, राना साहब क्या बात कर रहे हैं, आप मजम्मत करते, फिर मैं आपकी सदाकत को मानती, आज मैं आपकी तारीफ करती, आपको सैल्यूट पेश करती यहाँ बैठ के, फिर मैं आपकी गैर जानिबदारी को बाकायदा मैं कह रही हूँ सलाम करती। आप लोग अपने मुखालिफिन को सब कुछ कह गए, सिर्फ कह क्या गए, 14 अफराद को दिहाड़े मार दिया, कत्ल कर दिया। किसने मारा, क्यों मारा? हुकूमत आपकी, वजीर कानून आपका, और जवाब भी आपके पास नहीं। फिर आप ये मशवरा देते हैं कि शेख रशीद का इलाज करवाया जाए। इससे पहले इखलाकी तौर पर अपने साथियों का तो इलाज करवाएं, सबसे पहले राना सनाउल्लाह का इलाज करवाएं। अपने लोगों को ये बताएं कि मुखालिफ और दुश्मन में क्या फ़र्क होता है। मुखालिफ यहूदी एजेंट नहीं होता, मुखालिफ भारत का यार नहीं होता, मुखालिफ के जलसे में जो लोग आते हैं वो भी काबिल इज्जत होते हैं, किसी की माएँ, बहनें, बेटियाँ होती हैं, नाचने वाली नहीं होती। क्यों, किस तरह की बातें कर लेते हैं? मुखालिफत करने वालों पर सीधी गोलियां नहीं चलाई जाती, मुखालिफ की किरदार कुशी नहीं की जाती, चौकों में, चौराहों में खड़े होकर, सड़कों पे खड़े होकर एक माइक पकड़ के। मुखालिफ को गद्दार नहीं कहा जाता, मुखालिफ को अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाला नहीं कहा जाता, मुखालिफ की कब्र को मुकाम में इबरत नहीं कहा जाता, मुखालिफ की निजी जिंदगी का मजाक नहीं सड़कों पर खड़े होकर उड़ाया जाता। अयाज सादिक साहब, पहले ये आप अपने लोगों को बताएं, क्योंकि इज्जत सबकी होती है, चाहे वो उस्ताद हो, बीमार हो, दुश्मन हो, मुखालिफ हो, कोई भी हो। अब आप लोगों की ऐसी ज़बान, ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। एक तो वैसे मौसम तब्दील हो रहा है जी, तमाम लोगों ने विंटर के कपड़े निकालिए। खासतौर पे लाहौर की अगर सर्दी की बात करें, स्मोक भी नज़र आता है। अब जाहिर बात है जिस शहर में नवाज शरीफ साहब रहे उतना अरसा, वहाँ का मौसम इतना क्लियर तो नहीं कि स्मोक तो वहाँ पर होगा, पोल्यूशन भी खैर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि सियासत में जो मौसम है वो तब्दीली जो है वो समझ नहीं आ रही कि सियासत में बड़ी तब्दीली की बातें हो रही है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। मुझे तो लगता है कि बहुत से एनालिस्ट हैं, बहुत से लोग हैं लिखने वाले, तबसरा करने वाले, बल्कि हमारे जो सियासतदान है सारे, इन सबको नजूमी बन जाना चाहिए। अपनी अपनी जॉब छोड़ के रिजाइन करके ये अपना अपना एक स्टॉल लगा लें नजूमी बन के। सदीक जान हमारे साथ मौजूद है। सदीक, बताइएगा इस्लामाबाद में क्या चल रहा है, हमारे मुल्क की सियासत में क्या चल रहा है, और ये बात आप अग्री करते हैं मेरी बात से? बहुत से लोग अगर नजूमी का वो स्टॉल लगा लें तो शायद ज़्यादा कमा लेंगे। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है, और यही वजह है कि रोज़ाना अब हमें प्रोग्राम में जो एक सेगमेंट है वो यही मुझे लगता है रखना पड़ेगा कि शहर इक़्तिदार में आज के दिन क्या नया हुआ है या क्या अगले दिन नया होने जा रहा है, क्योंकि बड़ी तेज़ी से चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बाज़ लोग रोज़ाना की तारीख देते हैं हुकूमत के जाने की। आप अगर देखें, हम तो इस प्रोग्राम में कोई काफ़ी अर्से से ये बात कर रहे थे जब मौलाना रवाना होने लगे थे, जब उन्होंने आज़ादी मार्च का ऐलान किया था, फिर आज़ादी मार्च के लिए जब रवाना होने लगे, फिर रास्ते में थे, जब पहुँचे, आपको पता है कि किस तरह की बातें की गई, किस तरह का खौफ व हिरास पैदा किया गया, कैसे डराया गया, कैसे मौलाना को बहुत बड़ी बला बनाकर पेश किया गया। लेकिन हम मुसलसल अपने प्रोग्राम में बता रहे थे कि कोई पैनिक नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और इसी प्रोग्राम में हमने ये जुमला कहा था कि जहाँ पे मौलाना साहब जाकर बैठे थे वहाँ पे ये 15 साल भी बैठे रहते तो किसी इदारे, किसी आम से इदारे का चपरासी भी मुस्ताफी ना होता, वज़ीर-ए-आज़म तो दूर की बात है। अब भी देखिए तारीखें दी जा रही हैं। कभी कहा जाता है, थोड़ी सी बात मैं ऐड करना चाहूंगी, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। आपने कहा कि मौलाना को कुछ लोग बला बना के पेश करते रहे कि मौलाना पता नहीं के, वैसे मौलाना खुद हैरान हो जाते होंगे, उनको खुद यकीन नहीं आता कि अरे मुझे भी को बुला कैसे थे, बार बार रिवर्स करके देखते होंगे कि अच्छा मुझे कहा था ना बला। हाँ बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, बल्कि कई मौकों पे उन्होंने कहा भी सही। आपको याद है जब धरने का लफ्ज़ आया तो उन्होंने कहा धरना, मैंने तो नहीं कहा धरना, उन्होंने कहा ये धरना तो मीडिया ने इस्तेमाल किया, मैंने तो बिल्कुल धरने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। फिर जब कहा गया कि आप उस वक्त तक बैठे रहेंगे जब तक इस्तीफा नहीं लेंगे, उन्होंने कहा किसने कहा हम तब तक बैठे रहेंगे, तो वो मुसलसल अपने बयानात बदलते रहे। आज भी उनका एक ऐसा बयान आया जिसके ऊपर फिर शहर इक़्तिदार में बहुत ज़्यादा अफवाहें और बड़ी एक सूरत हाल पैदा हुई, जब उन्होंने ये कहा कि मुझसे ये वादा किया गया है कि 3 माह के अंदर अंदर नए इलेक्शन होंगे और उसके बाद जो भी वोट लेकर आएगा तो उसके हवाले हुकूमत कर दी जाएगी। हालांकि यही फजलुर रहमान साहब हैं जो इससे पहले इंटरव्यूज़ में कहते रहे हैं कि मुझे इस तरह की कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई, जो था मैंने बता दिया है। अब आप बताएं कि जो उनका आज का बयान है वो सच है या जो उन्होंने पहले बयान दिया था वो उन्होंने झूठ बोला था? कहीं एक जगह पे तो उन्होंने झूठ बोला है ना। तो आप बताएं कि एक आलिम दीन जो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रख के जो ये कहे कि मैं हज़ारों उलमा का सिपा सालार हूँ, मैं इस्लाम का ठेकेदार हूँ, मैं दीन का जो है वो सबसे बड़ा इस वक्त नुमाइंदा हूँ, क्या उस शख्स को ये ज़ेब देता है कि वो कभी कोई बयान दे कभी कोई बयान दे? उसका एक बयान तो झूठ है ना, या 5 दिन पहले वाला झूठ है या आज झूठ है। तो झूठे के बारे में इस्लाम क्या कहता है, यही उलमा हमें बताते हैं कि झूठे के बारे में इस्लाम क्या कहता है। तो मसला यह है कि वो अपने आप को रेलिवेंट रखना चाहते हैं, उनको जो एक मज़ा मिला है ना, जो मीडिया ने उनको कवरेज दी, अब वो मुश्किल तौर पे वो चाहते हैं कि वो बरकरार रहे वो सारा मामला, कि सारा दिन उनको डिस्कस किया जाता था, उनकी खबरें दी जाती थी, टॉक शोज का मौजू वो होते थे। तो अब भी वो चाहते हैं कि हर चौथे 5वें दिन वो एक ऐसा झूठ बोलें, कोई एक ऐसी बात करें जिसके बाद फिर अगले 4-5 दिन उस पर डिस्कशन रहे। एक तो कल एपीसी होने जा रही है, जाहिर है उसकी वजह से लोगों की नजर में मतलब जिस तरह के मौलाना फजलुर रहमान साहब और इनके जितने भी फॉलोअर्स हैं, सॉरी टू से मुझे बात कहते हुए बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा, दुख होता है इनके कमेंट्स पढ़ के, दुख होता है। पढ़ने छोड़ दिए कि ये लोग हमारे बारे में जिस तरह की बातें कर देते हैं, लिख देते हैं इनके फॉलोअर्स कि जी ये जो मीडिया पे लोग काम करते हैं कुछ भी बोल देते हैं ना हमारे बारे में, हमें तो बड़ा गुनाहगार समझते हैं और हम वाकई बड़े गुनाहगार हैं। जो अपने को गुनाहगार समझेगा वही तौबा करेगा और उसी की तौबा शायद कबूल भी होगी, अल्लाह ताला बख्शने वाला गफूर रहीम है। ये जो मौलाना साहब जैसे लोग होते हैं, सिर्फ मौलाना साहब का नाम नहीं लूंगी, इन पे ज्यादा जिम्मेदारी आयद हो जाती है। जैसा कि आपने कहा कि दाढ़ी रखी हुई है, इस्लाम के नाम पे ये लोगों से बात करते हैं, इन पे ज्यादा जिम्मेदारी आयद हो जाती है क्योंकि ये रोल मॉडल्स बन जाते हैं। इनको देखकर हम मजहब की जाने मजीद रागिब होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, इनको देख के हम सीखते हैं, अपनी इस्लाह करते हैं। तो इनको तो मजीद बेस्ट और आइडियलों के सामने आना चाहिए ना। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। अब जो लोग इनको देख के, इनको तो मुझे लगता है कि जो पहले दीन के करीब हैं वो भी दूर होते होंगे कि अगर ये दीन है तो फिर क्या कहा जाए। कि जैसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी कहा था, उन्होंने कहा मैं इससे क्या इंतकाम लूँगा इस शख्स से, मुझे तो इसकी आखिरत की फ़िक्र है। कि जैसे इस्लाम के नाम पे, दीन के नाम पे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे, जिहाद के नाम पे, ज़ाती मफादात की जंग लड़ रहे हैं, जो इन्होंने फ़ंड लिया वो ख़िदमत नबूवत के नाम पर लिया। मुझे बताएं
उस फंड लेने से लेके आज तक कहाँ पे खत्म नबूवत की बात, कहाँ है वो इस्लाम का नफाज, कहाँ है इस्लामी निज़ाम का नफाज, कहाँ है वो जिहाद की बातें, कहाँ है वो LOC क्रॉस करके कश्मीर जाने की बातें, कहाँ है कश्मीर का दर्द। दर्द एक ही है, वो है ज़ाती मफादात का। खुद उन्होंने कहा था, सच मुंह से निकल जाता है, जब उन्होंने कहा था कि मुझे सियासी और मुआशी इज़्तिराब से निकालें। सियासी से मुराद ये था कि सियासी तौर पर ओहदा दिया जाए, मुआशी से मुराद ये कि जब ओहदा मिल जाएगा तो फिर मौलाना साहब की मुईशत भी ठीक हो जाएगी, ज़ाती मुईशत जो है। तो एक तो कल APC ज़ाहिर होने जा रही है, उस हवाले से चीज़ें हैं। बाकी आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो रेफरेंस है उस हवाले से समाअत थी, अब वो 2 हफ्ते के लिए मुलतवी हो गई है, जिसमें उन्होंने ये दरख्वास्त दी हुई है कि नासिर भट्ट और बाकी जो लोग हैं वीडियो स्कैंडल के, उनको गवाह के तौर पे यहाँ पर बुलाया जाए या वहाँ पे हाई कमीशन में उनका बयान रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि अब वो डिले करना चाहेंगे। ज़ाहिर है अभी भी 2 हफ्ते के लिए मुलतवी हो गया है, ताकि नवाज शरीफ साहब जो हैं जब तक बाहर हैं उनकी कोशिश ये होगी कि अब ये केस ना चले। और उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से जो फैसला आना है उसको चैलेंज किया हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजारत दाखिला ने, अब उसकी समाअत होनी है। कल जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उनके केस मुंतकिल करने के हवाले से, कि उनका जो कराची से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक केसेस मुंतकिल हुए थे पिंडी इस्लामाबाद में, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। लेकिन आज जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये भी है कि आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी बहन फरियाल तालपुर साहिबा के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया गया है। उसमें और इनके साथ 12 मुल्ज़मान हैं जिनके नाम हैं, उनमें से 5 जो हैं वो ऑलरेडी गिरफ्तार हैं। तो एक और ज़िमनी रेफरेंस दायर हो गया है। आसिफ अली जरदारी साहब का जो फेक अकाउंट्स केस है उसमें कार्रवाई सुस्त रवि का शिकार जरूर है, लेकिन आगे जरूर बढ़ रही है। और आसिफ अली जरदारी साहब के लिए मुश्किलात जो हैं वो कम नहीं हो रही, वो बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से ये ज़िमनी रेफरेंसेस के जरिए दस्तावेज़ात, शवाहिद, चीज़ें सामने आ रही हैं, तो ज़ाहिर है ये किसी न किसी मौके पे तो आगे चलेंगी। अभी तो वो बीमार हैं, हॉस्पिटल में, कुछ चीज़ें डिले ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन इन चीज़ों को रोका नहीं, ख़त्म नहीं किया जा सकता। जो रेफरेंस आ रहे हैं साहब अदालत में, उनका फैसला ज़रूर होगा। ये आसिफ अली जरदारी साहब का जो मामला है उसमें उनकी ये एक और मुश्किल में इजाफा हुआ है। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में फैसला दिया था और अब जो है वो दिसंबर आने को है, यानी 11 माह हो गए हैं, अभी तक एक भी रेफरेंस का फैसला जो है वो नहीं हो सका। अगर आप जो शवाहिद हैं आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ, वो आप शवाहिद देखें तो वो शवाहिद ऐसे हैं कि 1 माह के अंदर अंदर फैसला हो सकता है, कन्विक्शन हो सकती है उनकी। कन्विक्शन इसलिए कह रहा हूँ कि जो सबूत हमने देखे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए, लेकिन अभी तक उसका ट्रायल प्रॉपर उस रवि की रीजन क्या आपको नजर आती है? आप भी हर खबर पे नजर रखते हैं, आपका तज्जिया बड़ा मैटर करता है। सिद्दीक आपकी बड़ी फॉलोइंग है, बड़े लोग मुझे कहते हैं कि सिद्दीक को बताइएगा, बहुत अच्छा तज्जिया देते हैं। मैंने कहा चलें कभी बताऊंगी, ऑन एयर बताऊंगी, टीवी पे सब सुन रहे हो, तारीफ सबके सामने करूंगी सिद्दीक की। सिद्दीक मुझे बताएं कि अब ये जो सुस्त रवि है उसकी वजह आपको क्या नजर आती है, क्यों इतना डिले है? बाकी लोग भी जानना चाहते हैं, और जो बेचारा खुद वो खुद भी मुंतजिर होगा कि भी मेरा फैसला बता दें, मेरे हक में, मेरे खिलाफ है, उस बंदे के भी सर पे एक तलवार लटकी रहती है। चाहने वाले दुआएं कर रहे होते हैं कि बच जाए, और जो नाकदीन है वो चाह रहे होते हैं कि जरा इसको तो पता चले ना, अगर कुछ गलत किया तो सबक मिलना चाहिए। देखें, जरदारी साहब कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके केस का फैसला जल्दी हो। जरदारी साहब तो चाहेंगे कि ये केस लटका रहे। उसकी वजह यह है कि उनके खिलाफ जो एविडेंस है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, दस्तावेजात मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं, किस तरह से ये फेक अकाउंट खोले गए, और आप देखिए कि पूरे का पूरा बिल्कुल। देखें, बात यह है कि जाहिर है अदालतों ने फैसला करना है, लेकिन हम तो जो शवाहिद हैं उनको देख के कोई अपनी राय कायम कर सकते हैं कि क्या फैसला आ सकता है। जिसमें फेक अकाउंट्स की तफसीलात मौजूद हैं, दस्तावेजात मौजूद हैं, गवाह मान रहे हैं, बल्कि इन केसेस में कुछ वादा माफ गवाह भी बन चुके हैं, कुछ प्ली बार्गेन भी कर चुके हैं। एक केस के अंदर अगर एक मुलजिम जो है वो प्ली बार्गेन कर लेता है और इतराफ कर लेता है कि हाँ मैंने ये 2 नंबरी की है, मैंने ये करप्शन की है, मैंने लूट मार की है, मैंने धोखाधड़ी की है, मैंने ये गलत काम किया है, तो इसका मतलब ये है कि फिर उसका जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, जाहिर है वो भी फिर उसमें शामिल था। और ये जो फेक अकाउंट केस है, इस सारे के सारे के अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं। फेक अकाउंट्स खुलते थे, किकबैक्स के पैसे आते थे, जो ठेके सरकारी दिए जाते थे उनके पैसे आते थे, ओमनी ग्रुप को जो फायदे दिए जाते थे उनसे भी अल्टीमेटली जरदारी फैमिली को फायदा होता था। तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी फैमिली थी। तो फैसला तो जाहिर है उनके खिलाफ ही आना है, लेकिन जो आपने कहा कि डिले होने की वजूहात 2-3 हैं। एक तो जाहिर है कि एहतसाब अदालत के पास केसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा नैब केसेस हैं, जजेस की तादाद कम है, और दूसरा यह है कि नैब का भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है, चाहे उनकी कैपेसिटी का मसला है या कुछ भी है, लेकिन नैब भी उस स्पीड से इस केस को आगे नहीं बढ़ा रही जिस स्पीड से बढ़ाना चाहिए। 16 रेफरेंसेस कहे थे JIT ने, जिनका सारी की सारी चीज़ें मौजूद थी, लेकिन आज तक वो 16 रेफरेंसेस मुकम्मल जो हैं वो दायर नहीं हो सके। अभी तक तो 6 या 7 रेफरेंसेस हैं जो अभी तक दायर हुए हैं पिछले 11 माह के अंदर। नैब की कैपेसिटी का भी मसला है, अब ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है उनकी कैपेसिटी का मसला है या उनकी नीयत का मसला है,
एहतसाब अदालत के पास राशिद ज़्यादा है। इसीलिए इमरान खान साहब को ये चाहिए होगा कि वो उनकी हुकूमत जो वो कह रहे थे कि मैं आसिफ सईद खोसा साहब और गुलजार साहब को उन्होंने यकीन दहानी कराई, उनको ये चाहिए कि वजारत कानून के ज़रिए और ये जजेस से और जो भी फोरम है उसके ऊपर ये तय करें और एहतसाब अदालतों की तादाद बढ़ाएं। और ये जो करप्शन केसेस हैं ये रोज़ाना की बुनियाद पर चलने चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि वाकई एहतसाब हो रहा है। अब देखें ये किस तरह का एहतसाब है कि 11 माह हो गए हैं और आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ एक भी रेफरेंस का फैसला नहीं हो सका। 2 साल बाद वो हमें ये कह रहे होंगे कि 2 साल मुझे जेल में रखा है, कुछ भी साबित नहीं हुआ, फिर तो वो हक बजाने होंगे। ये कहने हम लोग भी कहेंगे कि यार 2 साल उनको हिरासत में रखा गया। मैंने आपसे सवाल पूछा, ठीक है जी, मैंने कहा आप जरा बता दें फिर मैं आपको दरमियान में इंटरप्ट ना करूं। मैंने जब आपसे सवाल पूछा कि यानी उनको पूरा यकीन है कि फैसला उनके खिलाफ होगा, तो आपने कहा जारी बात है फैसला तो जो होगा वो हमें तो नहीं पता, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक बात है कि अगर वो खुद चाहते हैं कि डिले हो तो जाहिर बात है कि वो समझ सकते हैं कि मेरी करतूतें ऐसी हैं और पैड़ियां करतूता दे पैड़े नतीजे, हमने बड़ों से सुन रखा है पंजाबी में। जी बिल्कुल, ज़ाहिर है उनको सारा पता है। और अभी तो और मुराद अली शाह साहब हैं, उनके बगैर ये केस नामुकम्मल है। मुराद अली शाह साहब किसी न किसी मौके पे जाके नैब को उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा, क्योंकि उनके बगैर ये सारा जो एक पूरे एक जो मामला है जो खेल खेला गया उसके अहम खिलाड़ी मुराद अली शाह साहब भी हैं। उनके बगैर ये खेल मुकम्मल नहीं होता, उनके बगैर ये सिलसिला मुकम्मल नहीं होता, उनके बगैर ट्रेल मुकम्मल नहीं हो सकती। वो भी इसमें आएंगे। और आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से उनके जितने मसला उनका यही है कि डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, जो जिन्होंने फेक अकाउंट्स खोले वो मानते हैं, मुर्दों के नाम के अकाउंट्स खुले, पापड़ वाला रेडी वाला जो जिन बेचारों जिनकी पूरे दिन की जो मजदूरी है वो 300 रुपये होती है, उनके अकाउंट्स में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई हैं। तो सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन ये दोनों तरफ की देखनी होंगी। ज़ाहिर है एग्जीक्यूटिव को देखना होगा कि वो एहतसाब अदालतों को किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं, जजेस की तादाद बढ़ा सकते हैं। हम कह सकते हैं हमारी सियासत है ना, जैसे आपने कहा कि उनके बगैर तो खेल अधूरा था, तो ठीक है आपने मुराद अली शाह का जिक्र किया। मुझे लगता है हमारी सियासत में ना जिसका गेम ऑफ थ्रोन्स बड़ा हिट गया है उसी की तरह है कि उसके तो सीजन आते रहे ना, पहले देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा। अब इसमें सिर्फ फर्क ये था कि पहले बारियां लगाई तो एक दूसरे को पूछने वाला कोई नहीं था, नैब ऑलमोस्ट विफात पा चुका था। अब नैब जो है एक्टिव हो गया है, क्योंकि जो वजीर आजम पाकिस्तान है वो कहते हैं जी कि खुलकर सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने गलत किया है अपने करतूतों को भुगतेगा वो, और किसी को ना डील मिलेगी ना ढील मिलेगी, तमाम लोग के साथ जो एहतसाब होगा इंसाफ होगा। तो मुझे लगता है ये ऐसी गेम ऑफ थ्रोन्स है हमारी सियासत, जो कि सारे सीजन्स जमा हुए थे और सबकी जो पेशकश है वो एकदम से इकट्ठी जा रही है। बहुत शुक्रिया सदीक जान आपका, आपकी खबर के लिए, आपके तज्जिए के लिए, आपके इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल पर। जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।